हेलो नमस्ते दोस्तों, एस जी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जेट का 2019 का केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, हिंदी मीडियम का। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर हमें हिंदी में भी सोल्व करवाइए, आप इंग्लिश में करवाते हो तो मैं हिंदी में सोल्व करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पर बस पहला क्वेश्चन आ जाता है, गुणित अनुपात का नियम दिया गया। यानी गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया, या एंटोनी लेवोजियर ने दिया, या जोसेफ लुए गेलुसेक ने दिया, या अवोगाद्रो ने दिया। तो दोस्तों इसका आंसर आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, एंटोनी लेवोजियर के द्वारा गुणित अनुपात का नियम दिया गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपका, पानी का मोलर द्रव्यमान। दोस्तों जो आप अणुभार जानते हो ना, वो जो अणुभार होता है वही उसका मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है। यानी एक मोल में उसके कितने ग्राम होते हैं। तो पानी के 18 होते हैं वैसे, लेकिन इसमें पॉइंटों में कुछ दे रखा है तो 18.02 वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1.0007 के समथिंग कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन का भी 16 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद आपके पास अगला तीसरा क्वेश्चन निकल गया, यहाँ पर आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एटम वाला चैप्टर है, इसके मैं सारे के सारे क्वांटम संख्या के भी मैं आपको करवा चुका हूँ, पहले 5 वीडियो में डाल चुका हूँ, उसमें भी आप देखना तो आपको मिलेगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक का त्रिविम अभिविन्यास बताती है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा, कक्षक का त्रिविम अभिविन्यास। दोस्तों इसके मैं सारे के सारे वीडियो आपको डाल चुका हूँ, लेक्चर पूरे के पूरे डाल चुका हूँ। 1 घंटे में पूरा एटम चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप देख लेना। मैं इसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ निकल के आ जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए जो कक्षक होते हैं वो मुख्य क्वांटम संख्या n के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर n का मान कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 × 3 9 हो जाएगा। तो इसमें थर्ड आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये भी एटम वाले चैप्टर से ही है, तो आपको पता लग रहा होगा कि एटम वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने ये चैप्टर सबसे पहले आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आप भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए जो संक्रमण तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और डी ब्लॉक के तत्वों की एक खासियत होती है कि उनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में जाता है। आपको यहाँ दिखेगा कि यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन आपको 3 ऑप्शन में, पहले दूसरे और चौथे में तो आपको पी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और तीसरा ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें डी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास निकल के आ जाता है यहाँ पर, छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या अच्छी प्रकार से करता है। यानी कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो ये बताता है कि ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है, यानी ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। किस सिद्धांत के द्वारा ये बताया गया? ये आपके अणुकक्षक सिद्धांत के द्वारा, एमओटी के द्वारा, अगर बोले तो एमओटी के द्वारा आपको बताया गया था, ठीक है। उसके बाद आपके लिए दोस्तों अगला क्वेश्चन निकल के आ जाता है यहाँ पर, 7वां क्वेश्चन, एक ही समूह के तत्वों की विशेषता निम्न द्वारा बताई जाती है। यानी एक ही समूह का मतलब होता है वर्ग, और वर्ग में सभी तत्वों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। तो देखो इसमें चौथा आंसर क्या आ रहा है? बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसे इंग्लिश में देख लिया करो, और इंग्लिश में समझ में ना आए तो उसे हिंदी में देखा करो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच या डेल्टा ई का मान क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है। धनात्मक डेल्टा एच का मान वहां होता है जहां हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, बाहर ऊष्मा उत्सर्जित नहीं हो रही है बल्कि बाहर से ऊष्मा अंदर देनी पड़ती है, तो वहां डेल्टा एच का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। उसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन निकल के आ जाता है, ज्यामिति DsP2 संकरण से मेल खाती है। यानी DsP2 संकरण अगर किसी ज्यामिति में हो तो उसकी ज्यामिति क्या होगी? किसी भी की ज्यामिति क्या होगी, अणु की या यौगिक की? तो यहाँ पर अणु की नहीं, यौगिक की। तो यहाँ पर ये वर्ग समतलीय हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, DsP2 में। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए निकल के आ जाता है, HCO3- का संयुग्मी सार। तो देखिए दोस्तों, सार बनाने के लिए संयुग्मी वाले में अगर बात करें ना, तो जो आपको कंपाउंड दे रखा है, अगर उसका सार बनाना तो उसमें से एक H+ गायब कर दो। तो HCO3- में से एक H+ गायब करूंगा तो CO3-2 हो जाएगा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगर इसका मान लो संयुग्मी अम्ल पूछता है CO3- का, तो इसमें एक H+ ऐड कर देता तो H2CO3 सेकेंड आंसर हो जाता। अभी कौन सा आंसर होगा? पहला आंसर इज राइट आंसर, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राउनी गति की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपको देखो क्वेश्चन में दे रखा है ब्राउनी गति, तो किसने की होगी? ब्राउन ने की होगी। इसका तीसरा आंसर हो जाएगा आपके लिए रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों
कोलाइडी विलियन, मेटालॉजी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, 4 चैप्टर जेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों को अच्छे से याद कर लेना, नहीं याद होते हैं तो रट लेना, बस चारों चैप्टरों को आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ आ जाता है, कोलाइडी विलियन में टिंडल प्रभाव होता है, यानी जो कोलाइडी विलियन होता है उसमें टिंडल प्रभाव किस वजह से होता है। तो यहाँ पर देखिए ये विद्युत आवेश पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी प्रकाश एक दिशा से दूसरी दिशा में आता जाता रहता है, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखना बच्चे, विद्युत आवेशित कण के कारण कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयस्क अवांछित पदार्थों द्वारा संदूषित होता है, जिसे क्या कहते हैं, यानी अयस्कों में जो गंदगी मिली हुई होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अयस्क कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, देखिए आपके जो ये 4 चैप्टर मैंने अभी बताए थे इंपॉर्टेंट वाले, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन चैप्टर को किसी कंडीशन में मत छोड़ना दोस्तों। उसके बाद झाग फलवन विधि निम्न के सांद्रण में प्रयुक्त होती है, याद रखना दोस्तों, सल्फाइड अयस्कों में प्रयुक्त होती है झाग फलवन विधि। झाग फलवन विधि फेमस इसीलिए है सल्फाइड अयस्कों के लिए। जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उन सबके फॉर्मूले आप याद कर लेना। इस बार सल्फाइड अयस्क पूछ लिया है सीधा, अगली बार कोई फॉर्मूला दे देगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15वां, निम्न में से कौन सा परमाणु सबसे छोटे आकार का होता है। तो देखिए आपके पास पहला और जो दूसरा परमाणु है ये तो आपके तीसरे आवर्त के हो गए। दूसरे आवर्त के आपके पास लिथियम और बेरिलियम है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आकार घटता है, तो किसका आकार सबसे छोटा होगा, बेरिलियम का। इसमें तीसरा आंसर हो जाएगा आपका बेरिलियम। उसके बाद सार धातु व्यवहार करती है। देखिए दोस्तों, सार धातुएं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देती है, ठीक है, इसलिए वो किसकी तरह बिहेव करती है, परबल अपचायक की तरह। सार धातुएं परबल अपचायक की तरह व्यवहार करती है, और हेलोजन परबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। यानी विकर्ण संबंध का मतलब होता है लिथियम के जस्ट पास में, यानी बेरिलियम के जस्ट नीचे जो तत्व आता है उससे विकर्ण संबंध दर्शाएगा। तो बेरिलियम के जस्ट नीचे कौन सा आता है, मैग्नीशियम। यानी लिथियम जिस आवर्त में है, दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व दर्शाते हैं, तो लिथियम जिस आवर्त में है उससे जस्ट नीचे वाले आवर्त में लिथियम के जस्ट अगले वाले वर्ग में जो तत्व है कौन सा होता है, मैग्नीशियम। उसके बाद है, संक्रमण धातुएं निम्न चारों में से कौन सा गुण सबसे ज़्यादा दर्शाती है। देखो दोस्तों, संक्रमण धातुओं का एक ही सबसे बढ़िया गुण है, अगर आपको चारों ऑप्शन में से अगर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था अगर आपको दिखाई दे तो आपको उसी को आंसर कर देना है, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बारे में कहा जाए तो वो आंसर कर देना। इसमें सेकंड आंसर दे रखा है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, तो दूसरा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। यानी किसी विलियन में कोलाइडी कण अगर नीचे बैठ जाए तो वो प्रक्रम क्या कहलाएगा, स्कंदन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। याद रखना दोस्तों, आप काउंट कर लेना, मैंने जो 4 चैप्टर बताए थे वहां से आपको एग्जैक्ट पूरे 10 क्वेश्चन मिलेंगे 2019 के पेपर में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, उसके बाद है, निम्न में से कौन 3D श्रृंखला के अंतर्गत आता है। यानी 3D 4D 5D ऐसे डी की 3 श्रेणियां बटी हुई, 4 श्रेणियां बटी हुई, उनमें 3D में कौन आता है, तो 3D में आपके कॉपर आता है, केवल तांबा कॉपर आता है, जिसका परमाणु क्रमांक 29 नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का है। गोबर की खाद में कितने प्रतिशत पोटेशियम पाया जाता है। यानी जो आपके गोबर की खाद होती है उस खाद में कितने प्रतिशत तक आपका पोटेशियम पाया जाता है। तो इसका आंसर, फर्स्ट आंसर आपके यहाँ हो जाएगा 0.5%। कितना हो जाएगा, 0.5% आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का आ जाता है, चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं। चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं। तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा आपका राइजोबियम के द्वारा चने के बीजों का जैव उर्वरक से उपचारित किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का आ जाता है, यहाँ पर नीलहरित शैवाल का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वैसे बायोलॉजी का क्वेश्चन भी है आपके, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आपके आया है नीलहरित शैवाल का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं। तो यहाँ पर धान चावल की फसल में करते हैं। याद रखना दोस्तों, धान चावल की फसल में एल्कोहल की गंध भी आती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर से आपके पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जाता है, लवणीय मृदाओं के लिए कौन सा सही कथन है। यह भी आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का है। तो इसमें तीसरा आंसर हो जाएगा विनिमयशील सोडियम 15% से कम होना चाहिए। विनिमयशील सोडियम 15% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में पुष्पन, फलन व परिपक्वता में से देरी होती है। ये आपके एग्रीकल्चर में भी होता है, बायोलॉजी में भी होता है। इसका थर्ड आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस की कमी से।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, रसायन जो विनिमयशील सोडियम को मृदा सतह से हटाने के लिए काम लिया जाता है। कौन सा आंसर फर्स्ट आंसर हो जाएगा? जिप्सम इज करेक्ट आंसर है यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ जाता है 27वां क्वेश्चन है अगला। 27वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशतता होती है? डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता यहाँ पर आपके 18% होती है, इसलिए सेकंड आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आपके लिए, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा है? तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक आपका स्थलाकृति है। क्या है? स्थलाकृति मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला एक प्राकृतिक कारक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, दूध में जेलेटिन का पता लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है? यहाँ पर पिक्रिक अम्ल के द्वारा दूध में जेलेटिन का पता लगाया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर निकल के आता है, जैम व जेली के प्रेरक्षण में कौन से रासायनिक प्रेरक्षक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये एग्रीकल्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये घर में भी मैक्सिमम लोगों के घर में जैम जेली होता है, तो वहाँ भी आप देख सकते हो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है, जिसे लंबे समय तक जैम और जेली बने रहें। उसके बाद है, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्थायी है? तो दोस्तों इसमें देखिए कोई भी अनुनाद वाला नहीं है यहाँ पर, तो इसमें जिसके सबसे ज़्यादा डिग्री है वही सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन होगा। इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर ना हो तो द्रवों के पृथक्करण के लिए कौन सा आसवन प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पर सेकंड आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन। देखिए दोस्तों, पर्याप्त अंतर नहीं होने पे प्रभाजी आसवन, और अगर पर्याप्त अंतर हो क्वथनांक में तो साधारण आसवन की क्रिया द्वारा भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ जाता है, ये HBr है, ये किसी एल्कीन से रिएक्ट कर रहा है, तो याद देखो यहाँ पर आपको मार्कोनिकोफ रूल याद आएगा। यहाँ पर मार्कोनिकोफ एडिशन हो रहा है, मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार हो रहा है। इसका सेकंड आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, कौन से यौगिक में उपस्थित असंतृप्तता की जांच की जा सकती है? किस यौगिक से? तो यहाँ पर फोर्थ आंसर हो जाएगा बेयर अभिकर्मक से, क्योंकि बेयर अभिकर्मक आपके एल्केन से किसी प्रकार का कलर में कोई रिएक्ट नहीं दर्शाता है, जबकि यहाँ पर कलर में इफेक्ट आ जाता है बेयर अभिकर्मक के वास्तविक कलर में। अगला क्वेश्चन है, डाइहाइड्रोजन गैस बनाने के लिए एसिटिलीन, यानी 2 कार्बन की जिनके मध्य 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड वो एसिटिलीन होती है, जब सोडियम व सोडा लाइम से अभिक्रिया करवाते हैं तो एसिटिलीन क्या दर्शाती है? अम्लीय प्रकृति दर्शाती है यहाँ पर एसिटिलीन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? तो यहाँ पर नाभिक से स्नेह करने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया चौथी है RX + KOH, ROH + KX। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ जाता है यहाँ पर, एक ही पद में एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड में परिवर्तन के लिए अभिकर्मक प्रयुक्त तो होता है, तो यहाँ पर आपके लिए पहला आंसर हो जाएगा क्विनोलिन में PDBSO4। देखिए दोस्तों, ये रोजेन-मुंड अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी है? रोजेन-मुंड अपचयन। दोस्तों आपको जितनी भी नेम रिएक्शन है मैं एक वीडियो में डाल दूंगा, आप सारी की सारी नेम रिएक्शन वहाँ से पढ़ लेना। इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कीटोन एवं हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन बनने का उदाहरण कौन सी अभिक्रिया का? तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मैं आपको सब सिखा दूंगा, न्यूक्लियोफिलिक कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक कौन सी होती है, एडिशन कौन सा होता है, एलिमिनेशन कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा क्लोरोएसिटिक अम्ल बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया अनुकूल है? HVZ, इसका पूरा नाम है हेल-वेलाड-जेन्सी की अभिक्रिया। यहाँ पर अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड अम्ल बनता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो यहाँ पर प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन होता है दोस्तों। कौन सा होता है? आइसोप्रीन। तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर आइसोप्रीन। दोस्तों आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों आप हमारे वीडियो में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको सारे के सारे जेट, ICR, BHU, नीट और JEE तक के सारे पेपर आपको सोल्व करवाऊँगा केमिस्ट्री के। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और 2020 के एग्ज़ाम के लिए गुड लक दोस्तों।